हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों ने जो मेरे लिए इतनी सारी विशेस भेजी हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 अच्छा लगता है जब YouTube पे लोग आपको गुरु पूर्णिमा के लिए विश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। और इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं अपना डे नंबर 25, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देखिए कि आज का जो हमारा डे है 25 है। लक्ष्य सही होना चाहिए। मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सही दिशा में सही जगह पर सही मेहनत करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी कोट के साथ लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। The figure of speech used in the line dust thou art to dust returnest, कि मिट्टी से आए हो और मिट्टी में ही जाना है, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका नाम होता है अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में उदाहरण दे के रूप में देना, किसी चीज़ के बारे में रेफरेंस देना, उसे जो है वो कहा जाता है अल्यूजन। मिट्टी का यहाँ पर यह है कि शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही चला जाएगा, तो मिट्टी का उदाहरण दिया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? अल्यूजन, जिसमें किसी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है, कोई इंडिकेशन दिया जाता है, दैट इज नोन एज अल्यूजन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है अल्यूजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टेप्स बैक, surveys with close scrutiny, then sharp critical glare। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? Steps back S, survey with close scrutiny, then sharp critical glare। ये फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जिसमें रिपीटिशन ऑफ साउंड है। देखिए एस 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 रिपीट हो रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है आपकी एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड। तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड हिम्स इन द कोजी पार्लर द टिंकलिंग पियानो आ गाइड। कि टिंकलिंग पियानो, अगर आप इसको ध्यान से सुने तो टिंकलिंग पियानो यानी कि पियानो के बजने की आवाज़ जो है वो आ रही है। जहाँ आवाज़ से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे कहा जाता है ओनोमोटोपिया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया, कि भाई टिंकलिंग पियानो से हमें जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया, साउंड। My manhood is cast down in the flood of remembrance। My manhood is cast down in the flood of remembrance, कि भाई स्मृतियों की बाढ़ में। तो स्मृतियों की बाढ़ में यानी कि जो मेमोरीज़ हैं उन्हें कंपेयर किया गया है नदी से। अब जब कंपैरिजन करते हैं मगर कंपैरिजन के शब्द यूज़ नहीं करते हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? दैट इज़ मेटाफर। मेटाफर को ही इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं। मेटाफर और सिमिली में अंतर ये है कि सिमिली जो होती है उसमें एज और लाइक का यूज़ करते हैं, मगर मेटाफर में किसी चीज़ को मान लेते हैं। तो मेटाफर का यहाँ पर है कि भाई स्मृतियों को कंपेयर किया गया है बाढ़ से, तो मान लिया है इस चीज को, तो इसीलिए ये है हमारा दैट इज मेटाफर। एंड द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू नोटिस्ड हाउ सम पीपल मे सीम प्लेन एज प्लेन कैन बी। कि कुछ लोग जो हैं कि बहुत ही प्लेन दिखाई देते हैं जितने प्लेन वो हो सकते हैं। आप ये देखिए, सम पीपल मे सीम प्लेन एज प्लेन कैन बी। एक चीज़ सिमिली का याद रखिएगा कि सिमिली में हमेशा दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन में चाहे एज भी लगा हुआ हो, दैट इज नॉट एट ऑल सिमिली। तो यहाँ पर देखिए लोगों की तुलना प्लेन से की जा रही है, तो इसीलिए दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, एज वाइट एज स्नो। दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में
कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज नोन एज सिमिली। माई ब्रदर वॉज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द बिग हाउस। अब आप एक चीज़ ये देखिए, फ्रॉम द बिग हाउस, जब किसी चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पर बिग हाउस जो है वो यूज़ किया गया है प्रिजन के लिए। जब किसी चीज़ के लिए, जब वो किसी चीज़ से बनती है, उसकी जब हम नाम चेंज कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज मेटोनमी। मेटोनमी मीन्स नाम का चेंज कर देना। अब बड़ा घर, हिंदी में भी बोलते हैं बड़े घर की सजा काट, बड़े घर से लौट कर आए हैं, तो बड़ा घर जो है वो किसको बोला जाता है? अगर हम उसको बोलते हैं तो उसके साथ एकदम पिक्चर आ जाती है कि द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट प्रिजन। तो प्रिजन या जेल ना बोलकर अगर उसे हवालात या हवालात भी नहीं, बड़ा घर बोलते हैं, तो बड़ा घर जो है वो दैट इज नोन एज, कोई ये नहीं है बड़े घर जाना चाहोगे, तो बड़ा घर जाने का मतलब ये है कि किसी से हर एक किसी को पता होता है कि बिग हाउस किसे कहा जाता है या बड़ा घर किसे कहा जाता है। तो जब हम जो चीज़ उससे रिलेटेड है उसके जोड़ देते हैं, हम जो चीज़ जिससे एसोसिएटेड है जब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट इज नोन एज मेटोनमी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये वर्ड सुना हो सिल्वर फॉक्स, एक हैंडसम ओल्ड मैन को जो बोला जाता है, अ हैंडसम ग्रे हेयर्ड मैन इज नोन एज सिल्वर फॉक्स। अ हैंडसम ग्रे हेयर्ड मैन इज नोन एज सिल्वर फॉक्स। तो सिल्वर फॉक्स मतलब सिल्वर फॉक्स, ग्रे हेयर्ड मैन की जगह यू से सिल्वर फॉक्स। तो जो है सिल्वर फॉक्स मीन्स हैंडसम जरूरी है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज नोन एज मेटोनमी। तो मेटोनमी का मतलब होता है जो चीज़ जिससे एसोसिएटेड होती है उसका नाम लेना और उस चीज उसको ना बोलना। जैसे हैव यू, अगर आप ये बोलते हैं हैव यू रेड शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के वर्क्स की जगह हम यूज़ कर रहे हैं शेक्सपियर को, तो दैट इज नोन एज मेटोनमी। एंड सिनेक्डोकी इज अ टाइप ऑफ मेटोनमी। The team needs some new blood if it is going to win next season। देखिए न्यू ब्लड जो है वो बोला जाता है यंग जनरेशन। अब यंग जनरेशन का नया खून, अगर मैं आपसे बोलूँ नया खून तो आप समझ जाएंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ, युवा वर्ग की बात कर रही हूँ। तो युवा वर्ग को नाम चेंज करके हमने दे दिया नाम न्यू ब्लड, तो ये हो गई हमारी फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज मेटोनमी। व्हेन वी चेंज द नेम दैट इज नोन एज मेटोनमी। ऑब्जेक्ट देयर वॉज नन, पैशन देयर वॉज नन। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में, ग्रामर में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो इसे कहा जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इन्वर्जन का एग्जाम्पल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर एडवर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे हार्डली हैड आई एंटर्ड, तो इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। अब फिगरेटिव लैंग्वेज में भी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज किया जाता है। जैसे देयर वॉज नन एन ऑब्जेक्ट, देयर वॉज नन पैशन, देयर वॉज नन। अब यहाँ पर देयर वॉज नॉट अ पैशन, देयर वॉज नॉट अ ऑब्जेक्ट, देयर वॉज नॉट एन ऑब्जेक्ट, देयर वॉज नॉट अ पैशन। तो जब वर्ड ऑर्डर को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर इज नोन एज हाइपरबेटन या इन्वर्जन। इन्वर्जन का ही दूसरा नाम है हाइपरबेटन। I'm sick of hearing them cheap. Then what is the figure of speech? Sick of hearing them। अगर चीप की आवाज़ आ रही, आवाज़ से अगर किसी चीज़ को कहेंगे तो that will be onomatopoeia। आवाज़, चीप आवाज़ आ रही है। लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम। जिंदगी और कुछ नहीं है, खाली ड्रीम है जिसमें मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। लाइफ इज़ अ ड्रीम विच कैन बी fulfilled। Life is a dream that can be fulfilled, that will come true।
तो ये है लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम। कोई बेचारा ऐसा व्यक्ति जो है वो बोल रहा होगा जिसकी फिलॉसफी यही होगी, नेगेटिव फिलॉसफी होगी। तो लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, ज़िंदगी और कुछ नहीं है, एक कोरा सपना है। तो नहीं, कोरा सपना नहीं है, बहुत सुंदर सपना है। और इसीलिए इसके साथ लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं ड्रीम के साथ। तो भाई ड्रीम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ मेटाफर। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, कि एक पशु की तरह हाँकने वाले मत, एक पशु की तरह हाँकाए जाने वाले मत बनो। तो जैसे पशु को कहीं भी हाँक कर ले जाया जाता है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हैं पशु से, और इसके साथ ही लाइक वर्ड भी लगाए। तो बहुत ही सिंपल है, दैट सिमिली। ओ ये व्हील स्टॉप, बी साइलेंट फॉर टुडे। ओ गाड़ी रुक जाओ, आज के लिए जो है शांत हो जाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी फिगर है। ओ ये व्हील स्टॉप संबोधित कर रहे हैं तो अपॉस्ट्रॉफी भी हो सकता है। व्हील्स पार्ट फॉर होल का जो है बी साइलेंट फॉर, अगर मान लीजिए ये गाड़ी के लिए यूज़ होता है तो जो है पार्ट फॉर होल व्हील्स से आप पूरे उसको ले रहे हैं सिनेक्डो की। अगर ये समय के पहिए के लिए हो रहा है, ओ व्हील रुक जाओ, आज जो है आज के लिए शांत रहो, तो पर्सोनिफिकेशन। तो इसीलिए यहाँ पर बाकी तो और है नहीं, पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि व्हील को का आज चुप रहो, तो चुप रहने के लिए इसलिए यहाँ पर आएगा पर्सोनिफिकेशन। आई एम क्रूअल टू बी काइंड, जब एक के साथ दूसरा वर्ड जो है उसी का उल्टा बताया जाता है, आई एम क्रूअल टू बी काइंड, तो ये जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। एंटीथीसिस में दो ऑपोजिट आइडियाज को रखा जाता है, इसमें आइडिया एक ही होता है लेकिन उसमें ऑपोजिट वर्ड को रखा जाता है। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन। अ मैन्स गॉटा डू व्हाट अ मैन्स गॉटा डू, जब एक फ्रेज शुरू में और वही फ्रेज अंत में रिपीट हो तो उसे कहा जाता है टाउटो फ्रेज। एक फ्रेज a man's gotta do, a man's gotta do what a man's gotta do, जैसे कहते हैं men will be men, boys will be boys, सेम वर्ड शुरू में और उसी सेंटेंस में लास्ट में रिपीट होता है, तो दैट इज नोन एज टाउटो फ्रेज। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है आपकी टाउटो फ्रेज। बॉयज विल बी बॉयज, men will be men। Scott has been feeling a little under the weather and he'll have to miss work today। जब हम किसी बुरे शब्द को अच्छे शब्द से बदल देते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है यूफेमिज्म। अब इसमें देखिए लिटिल अंडर द वेदर, ये जो अंडर द वेदर है इसे हमने यूज़ किया सिक के लिए, तो ये जो है हमारी फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। जब किसी बुरी चीज़ को किसी अच्छी चीज़ से बदल देते हैं तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज़ नोन एज यूफेमिज्म। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं पास्ड अवे, डेड के लिए, फैमिली वे, प्रेग्नेंट के लिए, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये यूफेमिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। हार्मोनिक कैकोफोनी टू ऑब्लिवियस ईयर्स। हार्मोनिक कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है एक ऐसा साउंड जो कानों को बिल्कुल भी कानों को कर्णभेदी, और हार्मोनियस का मतलब होता है सुरीला, कर्णप्रिय। तो कर्णप्रिय कर्णभेदी अगर आप एक साथ लगाएंगे यानी कि एक वर्ड के साथ दूसरा एक ऑपोजिट वर्ड लगाएंगे तो उसका आंसर होगा दैट विल बी ऑक्सीमोरोन। If a man loses his wife, he pines for the second। ये सेंटेंस है, इफ अ मैन लूजेज हिज वाइफ ही पाइंस फॉर द सेकेंड। ये जब एक वो सेंटेंस के वर्ड में दो मीनिंग होते हैं तो उसे कहा जाता है पन। सेकेंड, दूसरी, क्षण। जब एक सेंटेंस में एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं तो दैट इज नोन एज पन, इसे पन कहा जाता है। तो ये देखिए, इफ अ मैन लूजेज हिज वाइफ ही पाइंस फॉर द सेकेंड,
बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है, बट हाँ कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी की व्यक्ति की भगवान न करे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है एक क्षण के लिए विलाप करता है या दूसरी के लिए विलाप करता है। तो पन बताने के लिए केवल ये एग्जाम्पल लिया है। आई पर्सनली डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये जो है इस तरीके का है। और ऐसा ही है एक एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। एन एम्बेसडर इज द पर्सन who lies for his country, who lies abroad for his country, abroad भी लिख देती हूँ, who lies abroad for his country। तो ये देखिए ये लाइज वर्ड में पन है। एक लाइज का मतलब है रहना और दूसरे लाइज का मतलब है झूठ बोलना। तो पन एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, उसे कहते हैं पन। Now the next question is I slip, I slide, I gloom, I glance। आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार कॉमाज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया। जब जानबूझ के कंजंक्शंस को हटा दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज एसेंडिटन। जहाँ पर कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं करते, जहाँ पर कंजंक्शंस को यूज नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है एसेंडिटन। तो एसेंडिटन है आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस। तो यहां पर कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया। जहां कंजंक्शन यूज नहीं करते दैट इज नोन एज एसेंडिटन। Now the next one is a child sitting under the piano in the boom of the tingling strings। फिर देख रहे हैं tingling string, टिंग टिंग टिंग। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज साउंड आ रहा है ओनोमोटोपिया, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपिया। With the teacups circling round me like the planets round the sun। ऐसे टी कप्स मेरे आसपास घूम रहे थे जैसे प्लैनेट्स जो हैं चारों ओर घूम रहे हो। तो देखिए टी कप्स को प्लैनेट से कंपेयर किया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। आई होप कि कुछ क्वेश्चंस इसमें अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच के थे, बाकी बेसिक सिंपल फिगर ऑफ स्पीच थे। चलिए ये तो हुए फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स। अब बाकी जो है अब मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स ही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस पढ़िएगा। द पुलिस डैश फॉर द रॉबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आप लोगों को ये बताया है वह है, अगर आपने पिछले वीडियोस भी ध्यान से देखे हैं, कि अगर सेंस ऑफ और किसी सेंटेंस में आ रहा है तो या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। द पुलिस लुक फॉर द रॉबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। द पुलिस, अब यहाँ पर पुलिस है तो पुलिस के लिए हम यूज़ करेंगे हैव बीन लुकिंग। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन होते हुए भी पुलिस जो है वो कलेक्टिव नाउन होते हुए भी प्लूरल माना जाता है। तो पुलिस हैव बीन लुकिंग। और एक दूसरी एक चीज़ है बट दे। आप यहाँ देखिए पुलिस के लिए दे यूज़ करा गया, इसीलिए भी हम यहाँ पर हैव बीन का यूज़ करेंगे। द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर द रॉबर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट सो फार। अगर सो फार किसी सेंटेंस में आ रहा है तो परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये मेरा पेन जो है वो काफ़ी, मैं कहाँ लिखूँ इसे, तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। But they have failed to find him so far। तो नीचे वाले में ये, पहले वाले में ये आएगा have been looking और इस नीचे वाले में ये आएगा। भाई ध्यान से देख लीजिएगा, कल फिर कोई ये कहे मैम आपने ऊपर वाले पे ये चढ़ा दिया और नीचे वाले पे ये चढ़ा दिया। तो फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। द पुलिस हैव बीन लुकिंग, द पुलिस हैव बीन लुकिंग, यही लिख देती हूँ। The police have been looking for the robber for a long time। ये for जो है ये टाइम बताने वाला preposition है। But they have failed to find him so far। so far है इसीलिए present perfect tense का यूज किया जाएगा। Last year my friend dash by the committee because he dash education। भाई लास्ट ईयर आ रहा है
तो ये लास्ट ईयर से पता चलता है कि कमिटी ने ये पास्ट डेफिनेट टेंस होगा। लास्ट ईयर माय फ्रेंड वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी। अब यहाँ पे वाज रिजेक्टेड इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर बाय आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है। वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी बिकॉज ही डैश कंप्लीट एजुकेशन। ये येट मैंने लगाए देन आएगा ये। he had not completed his education then. He had not completed education देन। उसने अभी तक तब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज एजुकेशन देन, तब तक नहीं भाई। एजुकेशन जो है वो पहले कंप्लीट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भाई उसमें देखें लास्ट ईयर माय फ्रेंड वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी बिकॉज ही हैड नॉट कंप्लीटेड एजुकेशन देन। तब उसने अपना तब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी थी। भाई एजुकेशन का क्राइटेरिया पहले होगा और रिजेक्ट जो है वो बाद में किया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा। दूसरा ये बात है पास्ट टू पास्ट वाली चीज़ होगी। आई बिलीव ही नोज इंग्लिश वेल बट ही एक्ट्स एज इफ। मुझे लगता है उसे इंग्लिश अच्छे से आती है मगर वो दिखाता है ऐसा है मानो उसे नहीं आती। अगर सेंटेंस में मानो आ रहा है और किसी काल्पनिक स्थिति के बारे में बात की जा रही है कि भाई ही एज इफ का मतलब मानो कि उसे नहीं आती, तो एज इफ के बाद जो हम लगाते हैं वो यूज़ किया जाता है वो आपकी सेकंड फॉर्म एज इफ ही डिडंट नो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये मानो के सेंस में, यानी कि किसी चीज़ की काल्पनिक स्थिति की जो हम कल्पना जो है वो कर रहे हैं। एज इफ ही डजंट नो नहीं होगा, क्योंकि जब काल्पनिक स्थिति की जब वो पहले ही बोल रहा है कि मुझे लगता है उसे इंग्लिश आती है मगर वो प्रिटेंड ऐसे करता है जैसे उसे नहीं आती, तो जब मानो का सेंस आता है तो हम प्रेजेंट की कोई ऐसी स्थिति बताते हैं जो है नहीं। तो प्रेजेंट की कोई ऐसी स्थिति बताना, कोई काल्पनिक स्थिति बताना, कोई ऐसी स्थिति बताना जो है नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ किया जाता है। और ये वही है जिसमें जो है हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। ही एक्ट्स एज इफ ही डिडंट नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई डैश यू अर्लियर आई डैश यू इन्विटेशन टू द प्ले यस्टरडे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है भाई ये बता रहा है टाइप 3 कंडीशनल है कि भाई अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैंने तुम्हें इनविटेशन भेज दिया होता, यानी कि मिला ही नहीं तो भेजा ही नहीं। तो इसमें आएगा इफ आई हैड मेट यू अर्लियर आई वुड हैव सेंट। आई वुड हैव सेंट आएगा, सेंट I would have sent you invitation to the play yesterday। तो यहाँ पर आएगा कि भाई मिला होता, yesterday के साथ से I sent you या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बता रहा है पास्ट की रिग्रेट को बता रहा है। Now question number 5 and 6. By the end of this month, she dash the whole money she has. By the end of this month, future की बात की जा रही है, by the time आ रहा है, future का समय यूज़ किया जा रहा है, तो future perfect tense यूज़ करेंगे। By the end of this month, she will have spent। अगर by the time के साथ by के साथ फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। He dash in Delhi for 10 years when I dash there। for आ रहा है तो ये देखिए पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। He had been in Delhi for 10 years when I was transferred there। भाई वो दिल्ली में पहले से थे, मेरा ट्रांसफ़र बाद में हुआ, तो जो काम जो है पहले से ही है और उस टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है। टाइम का ड्यूरेशन दे रहे हैं तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मेरा ट्रांसफ़र हुआ व्हेन आई वाज ट्रांसफर्ड देयर, और वॉज इसलिए लगा है क्योंकि भाई ट्रांसफ़र कोई और खुद नहीं होता, ट्रांसफ़र करवाया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है।
प्रॉमिस दैट यू हेल्प हिम इफ़ ही हिज जॉब वेल। भाई मुझसे वादा करो कि तुम उसकी मदद करोगे अगर वो अपना काम अच्छे से करेगा। तो अगर वो अपना काम अच्छे से करेगा तो तुम करोगे, यानी कि किसी शर्त पे आधारित रिजल्ट है। इफ़ ही डज हिज जॉब वेल प्रॉमिस दैट यू विल हेल्प हिम, कि भाई प्रॉमिस दैट यू विल हेल्प हिम इफ ही डज हिज जॉब वेल, कि भाई वादा करो कि तुम उसकी मदद करोगे अगर वह अपना काम ठीक से करेगा। तो इफ ही डज जो है वो यहाँ पर डज जो है वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। शी इज रादर यंग नाउ बट इफ शी डैश ओल्डर शी डैश मोर सेंस, कि भाई अभी बहुत छोटी है, अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छे से बात करती। यानी कि प्रेजेंट की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति जो काल्पनिक है। तो यहाँ पर है एज इफ शी वर, तो यहाँ लगाएंगे प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति। इफ शी वर ओल्डर शी वुड हैव मोर सेंस। हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, वुड यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है। शी इज रादर यंग नाउ बट इफ शी वर ओल्डर शी वुड हैव मोर सेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज I dash now that his political views dash worth listening to। भाई मुझे अब इस बात की तसल्ली हो गई है कि उसके पॉलिटिकल व्यूज सुनने लायक हैं। तो I am convinced now, पहले वाले का होगा, ये जो पहला स्लैश है I am convinced now, कि मैं इस बात से अब मुतमईन हूँ, इस बात से जो है मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ दैट हिज पॉलिटिकल व्यूज आर वर्थ लिसनिंग टू, कि उसके व्यूज जो है सुनने लायक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ आई डैश द करेज आई वुड हैव आंसर्ड हिम बैक। ये बता रहा है मेरे अंदर हिम्मत होती तो मैं उसका जवाब दे देता, है ही नहीं तो करा ही नहीं। इफ आई हैड करेज, if I had had the courage I would have answered him back। had पहला से जो है वो आपका, ये पहला हैड जो है ये ऑक्सिलरी है, ये दूसरा हैड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब का काम जो है वो कर रहा है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।